ये क्या हुआ, अल्ट्रा लॉन्ग या लॉन्गेस्ट एक्टिंग इंसुलिन है, इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है, बिल्कुल सेम रहता है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ कन्वेंशनल इंसुलिन, कन्वेंशनल इंसुलिन ये देखो हमने दो पढ़ लिया, एक तो वेरी शॉर्ट एक्टिंग है, एक शॉर्ट एक्टिंग है, सॉरी एक तो वेरी शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्गेस्ट एक्टिंग है। अब हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब क्या है कि उसमें शॉर्ट एक्टिंग भी हो सकती है, ठीक है, इंटरमीडिएट भी हो सकती है और लॉन्ग एक्टिंग भी हो सकती है। तो हम दूसरी टाइप पढ़ते हैं किसकी, कन्वेंशनल इंसुलिन। कन्वेंशनल इंसुलिन होता क्या है, देखो पहला अगर हम लिखें शॉर्ट कन्वेंशनल इंसुलिन, शॉर्ट कन्वेंशनल इंसुलिन, या आप लोग इनको क्या बोल सकते हो, ओल्ड ड्रग भी बोल सकते हो, ओल्ड इंसुलिन को भी हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, नाम से बोल सकते हैं। ये सारी मेडिसिन कैसी थी, ओल्ड होती थी। शॉर्ट कन्वेंशनल इंसुलिन में पहले आती है शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग जो क्या होती है, रेगुलर होती है या फिर क्रिस्टल्स की फॉर्म में यूज होती है, ठीक है। बहुत इफेक्टिव ड्रग थी ये, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग थी ये। इसका नाम क्या था, सेमिलेंटे, सेमिलेंटे। नहीं तो हो गया शॉर्ट एक्टिंग। अच्छा, इसका जो इनिशियल एक्शन जो था, जो स्टार्टिंग एक्शन था, इनिशियल एक्शन वो कितना होता था, 30 मिनट। पीक एक्शन या पीक वैल्यू कितने पे पहुंच जाती थी, 2 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाती थी। अगर टोटल टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम कितनी देर के लिए इसका एक्शन रहता था, तो वो रहता है 6 to 8 आवर्स, सॉरी 4 to 6 आवर्स। कितना टाइम रहता है, 4 to 6 आवर्स, 4 से 6 घंटे के लिए क्या होती है ये इंसुलिन अपना इफेक्ट शो कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं थर्ड वन, सॉरी सेकंड वन की अगर मैं बात करूं, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट इंसुलिन, तो यहां पर कौन सी आती है, उसका नाम होता है लेंटे। कौन सी इंसुलिन होती है, लेंटे होती है। और इसका पीक एक्शन क्या रहता है, 4 to 6 आवर्स डियर स्टूडेंट्स। कितने देर तक रहता है, 4 to 6 आवर तक क्या रह सकता है, इसका इफेक्ट रह सकता है। यहाँ पर पीक एक्शन कितना था, 2 घंटे। यहाँ पर पीक एक्शन क्या रहेगा, जो इसका टाइम ड्यूरेशन था वो रहेगा। इसके अगर इनिशियल एक्शन की मैं बात करूं, ये स्टार्टिंग एक्शन कितना रहेगा इसका, इनिशियल एक्शन रहता है 1 to 2 आवर्स, 1 to 2 आवर्स। अगर मैं टोटल टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करता हूं, टोटल टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितना रहेगा, वो रहता है 8 to 12 आवर्स। 8 से 12 घंटे क्या रहते हैं, इसमें रहते हैं टाइम ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल। अब क्या हुआ इसमें, देखो शॉर्ट एक्टिंग हो गया, क्या हुआ, शॉर्ट एक्टिंग हुआ, इंटरमीडिएट इंसुलिन हुआ या इंटरमीडिएट एक्टिंग हुआ। पहली टाइप तो कौन सी थी, शॉर्ट एक्टिंग थी, और दूसरी टाइप कौन सी हुई, इंटरमीडिएट इंसुलिन या इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। थर्ड वन इंसुलिन की अगर हम लोग बात करें, थर्ड वन अगर इंसुलिन की हम लोग बात करते हैं, वो आता है लॉन्ग एक्टिंग। वो कौन सा आता है, लॉन्ग एक्टिंग। वो कौन सा आता है, लॉन्ग एक्टिंग आएगा डियर स्टूडेंट। लॉन्ग एक्टिंग में क्या आता है, देखो लेंटे से ही याद रखना, शॉर्ट से एस याद रखना, सेमी लेंटे। इंटरमीडिएट में सेमी को हटा देना, लेंटे लगा रहेगा। और अगर लॉन्ग एक्टिंग की बात करो, या हम लोग कई बार बोलते हैं अल्ट्रा लॉन्ग एक्शन, वहां पर आप लोग नाम लगा देना अल्ट्रा लेंटे। क्या नाम आएगा उधर मेडिसिन का, अल्ट्रा लेंटे आएगा। इसका पीक एक्शन कुछ नहीं होता,
इसका कोई पीक एक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसकी टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो ये कितने के लिए रहता है टाइम ड्यूरेशन, 12 से 18 घंटे के लिए ये इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है। ये आप लोग याद रखना डियर स्टूडेंट, कितने देर के लिए रहता है, 12 से 18 घंटे के लिए ये इंसुलिन क्या करती है, काम करेगी। लेकिन अगर हमने बात करूं मैं जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन थी, जो न्यू लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन थी, जिसमें मैंने क्या किया था, 3 मेडिसिन का जिक्र किया था, ग्लार्जिन, डेटिमीर और डिग्लूडेक, इन 3 का मैंने जिक्र किया था। वहां पर पीक एक्शन टाइम ड्यूरेशन क्या थी, 12 से 24 घंटे थी। लेकिन यहाँ पर कितना है, 12 to 18 आवर्स। जो ये कन्वेंशनल इंसुलिन है, आप लोग इनको क्या बोल सकते हो, ओल्ड इंसुलिन बोल सकते हो। और इससे पहले जो मैंने इंसुलिन पढ़ाया वो कौन सा इंसुलिन था, न्यू इंसुलिन। न्यू इंसुलिन में कौन कौन सी कैटेगरी आती है, पहली मैंने पढ़ाई आप लोगों को अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग या वेरी शॉर्ट एक्टिंग, और दूसरा मैंने पढ़ाया अल्ट्रा लॉन्ग या फिर लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, ये 2-3 मैंने टाइप उसमें आप लोगों को डिस्कस किया था। ये आया समझ में इतना। इसको भी आप लोग कैसे देते थे, सबकुटेनियसली हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। कैसे दिया जाता है, सबकुटेनियसली यूज किया जाता है। कैसे दिया जाता है, सबकुटेनियसली उसको दिया जाता है। अच्छा, इसकी सिरिंज कैसी आती हैं, आजकल क्या होती हैं डियर स्टूडेंट्स, जो इंसुलिन जो सिरिंजेज हैं वैसे तो आती हैं कि 40 इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से और 100 इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इंसुलिन के यूज करते हैं। 5/8 इंच की क्या होती है और 25 to 28 गोज की क्या होती है, उसकी नीडल होती है। लेकिन आजकल क्या है, जैसे ये पेन है, ये स्केच की तरह क्या होती है, वो इंसुलिन का एक पेन आता है, इंसुलिन पेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेन इंसुलिन बोल सकते हो या फिर इंसुलिन पेन बोल सकते हो। तो क्या होता है, उसमें प्री फिल्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा कोई इंसुलिन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई इंसुलिन है, होता क्या है, पीछे की तरफ क्या होता है, उसमें पीछे की तरफ रोटेटर होता है। क्या होता है, रोटेटर होता है, और उसके पीछे क्या होती है, वहां पर इंसुलिन भरी हुई होती है। तो आपको उस रोटेटर को रोटेट करके, फॉर एग्जांपल की ब्लड शुगर पेशेंट का कितना था, 240 to 280 था। तो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि जितनी जितनी रेंज रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, 2 इंटरनेशनल यूनिट दे देना। फॉर एग्जांपल की 240 to 280 के अगर उसका mg/dl शुगर आता है, तो वहां पर हमें क्या देखना है कि 2 यूनिट हमें क्या देना है, शुगर को देना है, सॉरी इंसुलिन को देना। वहां पर एक मार्क होता है, क्या होता है, वहां पर एक मार्क होगा। उस मार्क तक आपको उस इंसुलिन पेन को क्या करना है, रोटेट करना है, और 2 पे क्या कर देना है, फिक्स कर देना है। क्या करना है, 2 पे फिक्स कर देना है। अब जहां से रोटेट किया था उसको, उसी को क्या करना है, होल्ड करना है। और जो स्किन है अच्छे से, जो पेरिअम्बलाइकल जो एरिया होता है, उस पर क्या करना है, पेरिअम्बलाइकल एरिया जो होगा वहां पर उसके चारों तरफ आपको क्या करना है, इंसुलिन को दे सकते हो। एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूं कि कितना आप लोग क्या कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि हमारा पेरिअम्बलाइकल ये एरिया था, यहां पर हमारी क्या आती है, चेस्ट कैविटी आती है। जो इसके अबव जो पार्ट होगा और जो इसके लोअर पार्ट होगा, यहां पर कभी भी इंसुलिन नहीं देना चाहिए। क्यों, यहाँ पर एक तो फैट क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होगा यहाँ पर, और एक इतना हार्ड होता है यहाँ पर फैट, तो क्या होता है, मेडिसिन के फैलने के चांसेस कम रहते हैं, एब्जॉर्प्शन कम होगा। साइडों में क्या करना है आपको, कि आपको अपनी 4 फिंगर रखनी है। क्या करना है, अम्बलाइकस के साइड में 4 फिंगर रखना है, और अपनी जो सबसे लास्ट वाली फिंगर है, जो स्मॉल फिंगर है, उसको क्या कर देना है, हटा करके जो फोर्थ और फिफ्थ फिंगर के बिल्कुल बीच में क्या करना है, एक मार्क करना है। बिल्कुल बीच में क्या करना है, एक मार्क करना है, और यहाँ पर क्या कर देना है, इंसुलिन आप लोगों को लगा देना है। ठीक है, फिर ऐसे ही क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये राइट साइड में, तो राइट साइड का हाथ रखा, फिर से क्या करना है, इसको क्या करना है, वाइड करना है, और फिर से 3 और फोर्थ और फिफ्थ फिंगर के बीच में क्या कर देना, मार्किंग करनी है। और यहाँ पर फिर क्या करना है, आप लोग 45 डिग्री के एंगल पे भी लगा सकते हो। और आजकल क्या होता है कि जब आप स्किन को क्या करते हैं, ऐसे पिंच करते हो, इंसुलिन लगाते हो, तो आप लोग उस टाइम 90 डिग्री के एंगल पे भी क्या कर सकते हो, इसको इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है,
तो आप लोग ऐसे उसको क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, या सॉरी एडमिनिस्टर कर सकते हो, किसको, इंसुलिन के इंजेक्शन को। अब हम लोग बात करते हैं साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। क्या होगा अर्ली, देखो साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, दो तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे डियर स्टूडेंट। एक आता है अर्ली सिम्टम्स, और दूसरे आते हैं लेट सिम्टम्स। दूसरा क्या आता है, लेट सिम्टम्स। देखो अर्ली सिम्टम्स में क्या होगा, जैसे आप लोगों ने पेशेंट को इंसुलिन दिया तो यहां पर ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के क्या आते हैं, सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के क्या होंगे, सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के क्या हो जाते हैं, सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे, देखो सबसे पहला तो क्या होता है, रेस्टलेसनेस होगा पेशेंट, क्या होगा, रेस्टलेसनेस होगा, पैल्पिटेशन होंगी, टैकीकार्डिया होगा, टैकिपनिया होगा या टैकिनिया होगा, डाइफोरेसिस, एक्सेसिव स्वेटिंग, याद रखना एक्सेसिव स्वेटिंग। पेशेंट बाद में क्या होगा, लेथार्जिक हो जाएगा, टायर्ड हो जाएगा, लेथार्जिक हो जाएगा, टायर्ड हो जाएगा। एक और आता है इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी क्या हो सकता है, पेशेंट को हम लोग देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं वहां पर, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस दिखाई दे सकता है। क्या दिखाई दे सकता है वहां पर, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये सब चीजें वहां पर क्या हो सकती हैं, दिखाई दे सकती है। अच्छा एक नेक्स्ट चीज आप लोग एक और याद रखना, अगर ये तो क्या होगा कि इसके सिम्टम्स आ गए हैं। अगर मैं बात करूं लेट सिम्टम्स की, क्या बात करते हैं, लेट सिम्टम्स की, होता क्या है, हाइपोग्लाइसीमिक न्यूरोपैथी, हाइपोग्लाइसीमिक न्यूरोपैथी हो सकती है। मतलब अगर ग्लूकोज का लेवल वहां पर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा कम हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो सकती है, न्यूरॉन वीक हो जाएंगी। क्योंकि मैंने आप लोगों को थोड़े दिन पहले बताया था कि जो हमारी न्यूरॉन है, वो जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन किससे लेती है एनर्जी, रिसीव एनर्जी या फिर गेट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब ग्लूकोज है नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन से सरवाइव नहीं कर सकती, न्यूरॉन वीक हो जाएंगी, तो पेशेंट किस में शिफ्ट हो सकता है, कोमा में पेशेंट क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है। और ऐसा शिफ्ट होगा कि पेशेंट को रिवर्ट बैक करना मुश्किल हो जाता है। अगर पेशेंट कोमा में शिफ्ट हुआ तो 80 आउट ऑफ 100 पेशेंट विल बी कोलैप्स, वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल कोलैप्स हो जाएंगे, और उनको ट्रीट करना क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये क्या होता है, लेट सिम्टम में हम लोगों को दिखाई देता है। ठीक है, ये सिम्टम्स हम लोगों ने क्या किए, पढ़े। देखो हाइपोग्लाइसीमिक न्यूरोपैथी मैंने बोला है, यहाँ पर एक शुगर की कमी की वजह से क्या होता है, नर्वस सिस्टम में क्या आ जाती है, प्रॉब्लम आ सकती है, कोमा हो सकता है। एक दूसरा लिखना आप लोग, कन्वल्जेंस, पेशेंट को दौरे पड़ सकते हैं, सीजर्स आ सकते हैं,
और एक आप लोग लिख सकते हो मेंटल इरिटेबिलिटी, मेंटल इरिटेबिलिटी। और हाइपोग्लाइसीमिया का अर्ली सिम्टम और क्या आ सकता है यहाँ पर, हेडेक भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई वॉमिटिंग आप लोगों को दिखाई नहीं देगी, नो वॉमिटिंग, ये स्पेसिफिक पॉइंट याद रखना। ग्लूकोज के लेवल कम होने से हेडेक हो सकता है, लेकिन ग्लूकोज के लेवल से बढ़ने से कभी भी हेडेक हम लोगों को नहीं होता। ये क्या होते हैं, ये सिम्टम्स कुछ आते हैं। नेक्स्ट और सिम्टम्स के बारे में आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं इंसुलिन का साइड इफेक्ट और क्या आता है। इंसुलिन के और साइड इफेक्ट क्या आती है, हम लोगों ने पढ़ लिया कि अर्ली और शॉर्ट कौन सा होता है। एक क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया, दूसरा क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। दूसरा आता है वेट गेन, क्या आता है, वेट गेन। देखो होगा क्या, इसकी वजह से फैट का क्या हो जाता है, डिपोजिशन इंक्रीज हो जाता है। फैट डिपोजिशन क्या हो जाता है, इंक्रीज होगा, तो ऑटोमेटिकली पेशेंट का वेट क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। पेशेंट का वेट क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं आप लोगों से वेट गेन के बाद, ये क्या कॉज करता है डियर स्टूडेंट्स, लिपोडिस्ट्रोफी, लिपोडिस्ट्रोफी। मैंने बहुत बार देखा है कि किसी पेशेंट्स को इंसुलिन इंसर्ट एडमिनिस्टर करने का, किसी भी जो हम लोग काम करते हैं स्टाफ का, उनका तरीका ठीक नहीं होता। उनका क्या होता है, वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन इज नॉट करेक्ट, दैट्स व्हाई देयर विल बी द destruction of lipid deposition which is on which we are administering the injection. For example, ध्यान से देखना, होता क्या है, मान लो ये हमारी अम्बलाइकस है, ये हमारी क्या है, नाभि है। मैंने बता दिया आप लोगों को, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके साइड में इंजेक्शन इंसुलिन दे सकते हैं, लेकिन इसके मिडल एरिया में नहीं देना होता। ठीक है, इसके पेरिफेरल एरिया में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट मिडल एरिया को छोड़ करके इंसुलिन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, होता क्या है कि एवरी टाइम आपको क्या करना है, साइट को रोटेट करना है। क्या करना है, साइट को रोटेट करना है। क्यों, अगर मान लो आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंजेक्शन कितनी बार दे दिया, 2 से 3 बार दे दिया, क्या किया, 2 से 3 बार क्या किया आप लोगों ने, वहां पर एक बार इंजेक्शन दे दिया, वहां पर जो लिपिड का जो डिपोजिशन था, जो वहां पर जो मसल्स थी, वो बार बार क्या हो जाएंगी, डैमेज होंगी। वो डैमेज होंगी तो वहां पर क्या होएगा, ब्लड वेसल्स जो कैपिलरीज थी वो क्या हो जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं, और वहां पर क्या आ जाता है, टिश्यू डिस्कलरेशन हम लोगों को दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा हम लोगों को, टिश्यू डिस्कलरेशन। कि टिश्यू क्या हो जाता है वहां पर डिस्कलरेशन, क्योंकि वहां पर अब इंजरी हो गई है, डैमेज हो चुका है, तो टिश्यू डिस्कलरेशन हो जाएगा, और उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, लिपोडिस्ट्रोफी। अब वो लिपिड जो था वो एबनॉर्मल अमाउंट में क्या करेगा, एबनॉर्मली क्या करता है, प्रोलिफरेट करने की कोशिश करेगा। अब वो आगे की तरफ अगर मूव करने की कोशिश करता है, वहां पर तो क्या है, डैमेज है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वहां पर ना हमें नोड्स दिखाई दे सकते हैं, नोड्स ऑफ लिपिड। ऐसा लगता है कि वहां पर गांठें बन चुकी हैं, उधर क्या बन चुका है, गांठें बन चुकी हों, इसलिए क्या बोलता है, लिपोडिस्ट्रोफी। डिस्ट्रोफी का मतलब क्या है, मसल सेल्स जो हैं वो क्या होती है, उनकी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाती है। तो हमें इसलिए बोला जाता है कि हर बार क्या करना है, जो इंजेक्शन की साइट है उसको क्या करना है, रोटेट करना है। इंसुलिन की जो
सिरिंज का जो साइज है, सॉरी इंसुलिन सिरिंज नहीं, इंसुलिन नीडल, जो इंसुलिन नीडल होती है उसकी लेंथ कितनी होती है? उसकी लेंथ होती है 5/8 इंच, और जो गोज आप लोग यूज करते हो 25 to 28 गोज क्या करते हो? यूज करते हो। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, 25 to 28 गोज क्या करते हो आप लोग? उसको यूज करोगे। ये क्या हो गए? इंसुलिन के साइड इफेक्ट हो गए। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, वेट गेन, लिपोडिस्ट्रोफी वगैरह, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब मैं बात करूं अदर एंटी डायबिटिक ड्रग। अब ये क्या थी? इंजेक्टेबल थी। ये क्या थी? सारी की सारी इंजेक्टेबल थी। लेकिन अगर मैं आप लोगों से नेक्स्ट की अगर बात करता हूं, अदर एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो कैसी हैं? ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। देखो, मैं लिखता हूं अदर एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस। क्या लिखता हूं? अदर एंटी डायबिटिक मेडिसिन। अदर एंटी डायबिटिक मेडिसिन। अब मैं अगर आप लोगों को बोलूं अदर एंटी डायबिटिक मेडिसिन के बाद और क्या बोल सकते हैं? ऐसे एजेंट्स जो ओरली क्या कर सकते हो? हम लोग एडमिनिस्टर कर सकते हो, या उसको क्या बोल सकते हैं? ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट। देखो डियर स्टूडेंट्स, होते क्या हैं? ये आप लोगों को दो तरह के दिखाई देंगे। किस तरह? कितने तरीके के होंगे ये? दो तरह के दिखाई देते हैं आप लोगों को। देखो, दो तरह का होता है। आप लोगों को डायबिटीज पेशेंट दो तरीके के मिलते हैं। एक मिलता है मोटा पेशेंट, ओबीज पेशेंट आप लोगों को दिखाई देगा, और एक पेशेंट दिखाई देगा आपको मेरी तरह पतला सा। दूसरा पेशेंट क्या होगा? बिल्कुल पतला सा दिखाई देगा। उसको क्या बोलते हैं? लो बॉडी वेट, या फिर क्या बोल सकते हैं? लेस बॉडी वेट वाला पेशेंट क्या होता है आप लोगों को दिखाई देगा। जो ओबीज पेशेंट है, देखो ध्यान से सुनना आप, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट क्या होते हैं? देखो, ये दो तरह से आप लोगों को दिखाई पड़ सकते हैं। एक ऐसा है कि वेट गेन, या जो पेशेंट है जिसका वेट क्या हो? मोर हो, मोर वेट, मोर वेट, जिसका वेट बहुत ज्यादा हो, या फिर क्या बोल सकते हैं? वो पेशेंट क्या हो? ओबीज हो। वो पेशेंट क्या हो? ओबीज हो। दूसरा क्या हो? लेस बॉडी वेट वाला कोई पेशेंट हो, लेस बॉडी वेट वाला क्या हो? कोई पेशेंट हो। यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं? पेशेंट को यहां पर दिया जाता है सल्फोनाइल यूरिया, सल्फोनाइल यूरिया। और यहां पर क्या दिया जाता है? यहां पर दिया जाता है बिगुएनाइस, बिगुएनाइस। यहां पर क्या दिया जाता है? बिगुएनाइस। देखो, दोनों का अलग अलग इफेक्ट आएगा। दोनों का क्या क्या आएगा? अलग अलग इफेक्ट आएगा। होता क्या है? देखो, यह आप लोग जो बिगुएनाइट्स जो यूज करते हैं, हम लोग जो बिगुएनाइट्स यूज करते हैं, ये क्या करते हैं? डिक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्या करते हैं? ये इंसुलिन के रेजिस्टेंस को क्या करेंगे? कम करते हैं। मतलब इंसुलिन तो नॉर्मल थी, लेकिन उसके अगेंस्ट उसके रिसेप्टर ने क्या कर ली थी? वहां पर रेजिस्टिविटी शो कर रहे थे, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, या उसके रिसेप्टर क्या हो गए थे? डैमेज हो गए थे।
सल्फोनाइल यूरिया क्या करता है, देखो ध्यान से, यहाँ पर तो क्या था, इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ था। ये क्या करते हैं सल्फोनाइल यूरिया, ये इंसुलिन के लेवल को क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। इंसुलिन लेवल इंक्रीजेस, ये इंसुलिन के लेवल को बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन ये इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करने का काम करते हैं। ये इंसुलिन के पास कोई भी इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या करते हैं, ये इंसुलिन के लेवल को क्या करते हैं, इंक्रीज करने का काम करते हैं। जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो बिग्वेनाइट्स हैं, इसकी वजह से कोई भी नो हाइपोग्लाइसीमिया, यहां पर कोई भी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा। लेकिन यहां पर इंसुलिन का लेवल क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। यहां पर आप लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया क्या हो सकता है, देखने को मिल सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया कैन बी सीन ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ इंसुलिन, ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ इंसुलिन। तो आप लोग दोनों तरफ से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम हुआ है और यहाँ पर इंसुलिन का लेवल क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हाई हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ रेजिस्टेंस कम हुआ है। मतलब अब वहाँ पर इंसुलिन जो नॉर्मली प्रेजेंट थी वो क्या कर सकती है, अपना एक्शन कर सकती है। हाइपोग्लाइसीमिया वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इंसुलिन का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया क्या हो सकता है, पर्टिकुलर पेशेंट में देखने को मिल सकता है ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ इंसुलिन। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ कौन कौन से नाम इनके अब आते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। देखो पहले हम लोग देख लेते हैं ओबीज पेशेंट के लिए। ओबीज पेशेंट के लिए हम लोगों ने क्या किया था यूज, अच्छा ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट को OHA बोला जाता है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है OHA, इसकी फुल फॉर्म नहीं दी जाती। ओबीज पेशेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर कौन सी मेडिसिन आती हैं, सबसे पहले बिग्वेनाइट्स। बिग्वेनाइट्स क्या आती है सबसे पहले यहां पर आती है, इसमें एक ही मेडिसिन होती है, वो होती है मेटफॉर्मिन। कौन सी होती है, मेटफॉर्मिन। अगर मैं बात करूं जिनका बॉडी वेट क्या होता है, बॉडी वेट कम होता है, ठीक है, जिसका बॉडी वेट क्या होता है, लेस लिख लेते हैं, कम नहीं, बॉडी वेट लेस होता है, वहां पर आप लोग क्या यूज करते हो, सल्फोनाइल यूरिया। कौन सी मेडिसिन यूज करते हो, सल्फोनाइल यूरिया। एक होता है ग्लिमिप्रामाइड, ग्लिमिप्रामाइड, एक होता है ग्लिपिजाइड, ग्लिमिप्राइड सॉरी, ग्लिमिप्राइड। एक आती है एक आती है ग्लिमी न्यूक्लियाइड, एक क्या आती है, ग्लिमी न्यूक्लियाइड। ये तीन मेडिसिन आप लोगों को दिखाई देंगी, ग्लिमिप्रामाइड या ग्लिमिप्राइड, ग्लिपिजाइड और ग्लिमी न्यूक्लियाइड। ये तीन मेडिसिन आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर पढ़ते हो, ठीक है। अब देखो मेटफॉर्मिन और इनका काम क्या है। ये जो मेटफॉर्मिन है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करती है वेट लॉस में, अच्छा इसके यूज लिख लेते हैं डायरेक्ट हम लोग, है ना। यूज में क्या होता है, एक तो आती है यूज में ये क्या करती है, वेट को लॉस करवाती है। क्या करवाती है, वेट लॉस करवाएगी। दूसरा इट
नॉर्मलाइज द ब्लड शुगर। ये क्या करती है? ब्लड शुगर को नॉर्मल करती है। अच्छा, इसका एक साइड इफेक्ट क्या आता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका साइड इफेक्ट आता है वो आएगा, ये एक लैक्टिक एसिड के लेवल को क्या करती है? बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हम लोगों को क्या दिखाई देगा? लैक्टिक एसिडोसिस। हम लोग क्या बोलेंगे कि क्या है? लैक्टिक एसिडोसिस है। अच्छा, इस लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से क्या क्या साइड इफेक्ट आते हैं? जहां जहां पर ये लैक्टिक एसिड, जहां जहां पर लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होगा, वहीं वहीं पर पेशेंट को क्या हो जाता है? पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या हो सकता है? उसको नी पेन हो सकता है, जॉइंट पेन, नी जॉइंट क्या हो सकता है? पेन, आर्थ्रेल्जिया हो सकता है। उसको क्या हो सकता है? आर्थ्रेल्जिया हो सकता है। जो फुट का जो सोल है या एंकल है, उसमें क्या हो सकता है? उस पेशेंट को पेन हो सकता है। जब अपनी बाजू को क्या करती है? वो बैंड करेगी वो फीमेल, तब क्या हो सकता है? उसकी एल्बो जॉइंट पर क्या हो सकता है? पेन होगा। अपने हाथों को मूव करेगी, शोल्डर पेन हो सकता है। ठीक है, लेग क्रैम्प्स आ सकते हैं। ये सब चीज किसके कॉम्प्लिकेशन में आते हैं? मेटफॉर्मिन की कॉम्प्लिकेशन आती है। अच्छा, इसकी डोज क्या क्या हो सकती है डियर स्टूडेंट्स? इसकी डोज दो ही हो सकती हैं। एक होती है 500 mg और 1000 mg, या क्या बोल सकते हो? 0.5 या फिर 1 ग्राम। ये आप लोग क्या कर सकते हो? इनको बोल सकते हो। 500 mg, 1000 mg, 0.5 ग्राम या फिर 1 ग्राम क्या होता है? इसकी डोज अवेलेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं ग्लिमिप्राइड और ग्लिपिजाइड। ग्लिमी, इसका ये नाम चेंज करना है यार। इस मेडिसिन का ग्लिमिबेनक्लेइड, ये इसका नाम है। ग्लिमिबेनक्लेइड, ये इसका नाम है। ये इतनी यूज नहीं होती। ज़्यादा कौन सी यूज होती है? ग्लिमिप्रामाइड यूज होती है। क्या यूज होती है ग्लिमिप्रामाइड के नाम से? अच्छा सुनो, कई बार क्या होता है हमारे मार्केट में अवेलेबल, क्या होता है? मेटफॉर्मिन भी अवेलेबल होती है और ग्लिमिप्रामाइड भी क्या होती है? एक जगह पे अवेलेबल होती है। इसको क्या बोल दिया जाता है? जीपी, GP1, GP2 के नाम से क्या आती है? मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। ठीक है, ग्लाइकोमेट के नाम से भी आती है। ग्लाइकोमेट में क्या होता है कि मेटफॉर्मिन और ग्लिमिप्रामाइड दोनों अवेलेबल होते हैं। दोनों क्या होते हैं? फ्रैक्शनल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये क्या करती हैं? ये सल्फोनाइल यूरिया क्या करती हैं? यहाँ पर इनका काम क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा मेडिसिन चलती है हमारे उसमें इंडिया में, और दूसरी चलती है मेटफॉर्मिन। लेकिन आजकल कुछ एक नई मेडिसिन भी आ गई हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो यूज़ करते हैं। ग्लिमिप्रामाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिमिप्राइड और ग्लिमिपेनिक्लेट क्या होती है? ये क्या करती हैं? नो इफेक्ट ऑन वेट, नो इफेक्ट ऑन वेट। दूसरा क्या होता है? नो लैक्टिक एसिडोसिस, ये कोई लैक्टिक एसिडोसिस कोज नहीं करती। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, नो, अगर लैक्टिक एसिडोसिस नहीं है, नो पेन, वहां पर कोई भी पेन दिखाई नहीं देगा। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट क्या आता है? ये क्या कोज करती है? हाइपोग्लाइसीमिया। क्या करती है? ये हाइपोग्लाइसीमिया कोज करती है। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना। क्या हुआ? अब हमने क्या क्या पढ़ा है? दो तरह के पढ़े हमने, ओबीज पेशेंट के लिए और जिसका बॉडी वेट क्या है? कम है, पतले जो लोग हैं उनके लिए। क्या करते हैं यहाँ पर? जो ब्यूगेनाइट्स ओबीज पेशेंट के लिए मेटफॉर्मिन यूज किया, और सल्फोनाइल यूरिया में हम लोगों ने 3 मेडिसिन के बारे में पढ़ा, ग्लिमिप्राइड, ग्लिपिजाइड और तीसरा कौन सा था? ग्लिमिबेनक्लाइड। ये 3 हम लोगों ने मेडिसिन पढ़ी। यहाँ पर फिर क्या होता है? ये तो क्या करता है? हाइपोग्लाइसीमिया कोज करेगा। ये क्या कोज करता है? लैक्टिक एसिडोसिस कोज करेगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? अगर लैक्टिक एसिडोसिस होता है, जहां जहां पर लैक्टिक एसिडोसिस मतलब लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होगा, वहीं वहीं पर पर्टिकुलर पेशेंट को क्या होता है? पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और इस कंडीशन में क्या कर सकता है? यह हाइपोग्लाइसीमिया कोज कर सकता है। अब हम बात करते हैं जो नई मेडिसिन जो आती हैं वो क्या करती हैं। कुछ एक न्यू मेडिसिन आई हैं अपने इंडिया में, वो क्या करेंगी?
बात करते हैं, दो ग्रुप और आते हैं, ध्यान से तो सुनना डियर स्टूडेंट्स, कि दो ग्रुप्स और आते हैं। न्यू एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस, न्यू एंटी डायबिटिक मेडिसिन। एक तो आती हैं ग्लिप्टिन्स, क्या आती हैं? ग्लिप्टिन्स। और दूसरी आती हैं ग्लिफ्लोजिन, ग्लिप्टिन्स और ग्लिफ्लोजिन, ये दो और आती हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना कि ग्लिप्टिन्स में क्या क्या हुआ है। ये ग्लिप्टिन्स क्या करती हैं? इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। ये क्या करती है? इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी। यहां पर दो मेडिसिन आती हैं, विल्ट्राग्लिप्टिन और दूसरी आती है सीटाग्लिप्टिन। ये सीता नहीं है, सीटाग्लिप्टिन है ये। दूसरी क्या आती है? सीटाग्लिप्टिन। ये ग्लिफ्लोजिन क्या करती है? देखो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, ये क्या करती हैं? इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज, इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज एंड एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी, और किडनी के थ्रू क्या हो जाती है? वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है। एंड एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज एंड एक्सक्रीट थ्रू द किडनी। यहां पर कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं? यहां पर दो आती हैं, डैपाग्लिफ्लोजिन और एक नेक्स्ट आती है एम्पाग्लिफ्लोजिन। ये दो न्यू मेडिसिन आई हैं और ये भी दो न्यू मेडिसिन हमारी मार्केट में अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए, देखो ध्यान से सुनना, ये भी क्या है? बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिकेशंस हैं, बट एक काम करना, नॉट यूज्ड इन ओल्ड पेशेंट, नॉट यूज्ड इन वेरी ओल्ड पेशेंट। जो बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग हो जाते हैं ना, उनमें इसको यूज नहीं करना है। अच्छा, अगर आप इसको क्या कर सकते हो? यूज्ड इन ऑल कैटेगरी पेशेंट, यूज्ड इन ऑल कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स। जितनी भी कैटेगरी के पेशेंट्स हैं उनमें आप लोग क्या कर सकते हो? इनको यूज कर सकते हो। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि ऐसा क्यों है कि इसको ऑल कैटेगरी में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होती है? ये क्या होती है? बहुत ही कम रिस्क की होती है, लेस रिस्की ड्रग। कोई हाइपोग्लाइसीमिया नहीं कोज करेगी, कोई लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं कोज करेगी। ड्रग ऑफ चॉइस, अगर ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस की अगर हम लोग बात करें ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट में, तो वहां पर क्या आएगा? INDM2। एक क्वेश्चन अगर ऐसा कुछ आ जाता है, ड्रग ऑफ चॉइस इन DM2 की बात करें हम लोग, और वहां पर ऑप्शन में आ जाए ए मेटफॉर्मिन, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए विल्ट्राग्लिप्टिन, और तीसरा ऑप्शन आ जाए सीटाग्लिप्टिन, और लास्ट ऑप्शन आप लोगों को दे देते हैं बोथ ए एंड सी। तो आप लोग इसमें क्या आंसर करोगे? मेटफॉर्मिन क्या करती है? वेट लॉस। क्या करती है ये? वेट लॉस करेगी। आपने क्या कर दिया? साथ में सीटाग्लिप्टिन को दिया, लेस रिस्की, इसका कोई भी साइड इफेक्ट हम लोगों को पेशेंट में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये लैक्टिक एसिड की सिंथेसिस को भी क्या करवाएगी? ये कम करवाएगी। मेटफॉर्मिन का जो एक्शन था लैक्टिक एसिड की सिंथेसिस को बढ़ाने का, ये सीटाग्लिप्टिन क्या करेगी? इसको कवर अप कर देगी। तो हमारा आंसर क्या होगा? राइट डी आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? डी होगा।
both A and C. Metformin and sitagliptin both are given in combination to treat DM2. To treat DM2. ये आप लोग याद रखना, both A and C. अब हम लोग नेक्स्ट लास्ट में बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। सबसे लास्ट में क्या बात करेंगे अब? नर्सिंग मैनेजमेंट की। देखो, सबसे पहले तो क्या है, अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या है, अगर पेशेंट क्या है हॉस्पिटल में एडमिट है, तब हमारा स्टाफ नर्स का क्या वहाँ पर रोल आता है, जो नर्सिंग ऑफिसर है उसका वहाँ पर क्या रोल आता है। हर टाइम आप लोग क्या करना है, डॉक्टर के कहने पर, जो फिजिशियन वहाँ पर होगा या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो वहाँ पर होता है, उसके कहने पर आप लोग क्या करना है, देखना है कि शुगर की मॉनिटरिंग क्या करना है, शुगर चार्ट मॉनिटरिंग करनी है। नहीं, शुगर चार्ट मॉनिटरिंग का मतलब क्या है कि हर 6 घंटे में या हर 4 घंटे में क्या करना है, आप लोगों को शुगर लेवल को क्या करना है, मॉनिटर करना होता है। फॉर एग्जांपल कि खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले क्या क्या शुगर चेक किया, खाना खाते ही 2 घंटे के बाद फिर से क्या क्या हम लोगों ने शुगर को फिर से चेक किया, यह आप लोगों को मॉनिटर करना होता है। और एक और होता है कि हर 3-3 घंटे के बाद आपको क्या करना होता है, शुगर मॉनिटर करना होता है। क्या करना होता है, हर 3-3 घंटे के बाद शुगर को मॉनिटर करना होता है। लेकिन अगर आप लोग 6 बजे, 9 बजे, 12, 3, 6, 9 फिर छोड़ दो, सुबह फिर से 6 बजे करो, तो मतलब क्या है, 6 बार आप लोगों को कम से कम शुगर मॉनिटर करना ही करना है। क्योंकि रात को पेशेंट क्या करता है, स्लीप करेगा, सोएगा, वो 9 से लेकर के 6 बजे तक तो कम से कम सोएगा ही। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, आप लोग पेशेंट से परमिशन ले सकते हो कि कैन वी चेक योर ब्लड शुगर ड्यूरिंग योर नाइट टाइम, तो आप लोग क्या कर सकते हो, परमिशन लेके ब्लड शुगर को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। दूसरा, पेशेंट को क्या करना है कि किस तरह का फूड आप लोगों को लेना है। पेशेंट को हमेशा बोलना हाई कैलोरी डाइट वाला खाना लेना है। कैसा लेना है, हाई कैलोरी वाला खाना लेना है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, फैट कम होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, फैट कम होना चाहिए, और सिंपल शुगर की बजाय कॉम्प्लेक्स शुगर पेशेंट को देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आप लोगों ने किसी पेशेंट को मोनोसैकेराइड दिया। सैकेराइड क्या होता है, ये फंक्शनल यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की। 3 तरह का होता है कार्बोहाइड्रेट, वैसे 4 तरह का बोला जाता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो आप लोग क्या करोगे, पेशेंट को पॉलीसैकेराइड देते हैं हम लोग। पॉलीसैकेराइड क्यों देंगे, पॉलीसैकेराइड दिया, उसको टूटने में ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको सिंगल शुगर होने में या सिंगल कार्बोहाइड्रेट की चेन बनाने में क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमने क्या किया, मीठा पानी पिया, वो क्या है, बिल्कुल प्लेन शुगर ही तो है, वो जाती बॉडी में क्या करेगा, शुगर के लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा। अब आप लोगों ने क्या किया, पेशेंट को पॉलीसैकेराइड दिया। पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या है कि आप लोगों ने पेशेंट को क्या दिया, पॉलीसैकेराइड में फॉर एग्जांपल कि चपाती खाने के लिए दे देते हैं हम लोग। पेशेंट को क्या किया, कोई चपाती खाने के लिए दी, और वो क्या होगा, पहले वो उसका ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होने के बाद वो सर्कुलेशन में जाएगी, सर्कुलेशन होने के बाद फिर कहीं जाकर के उसमें से शुगर का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो पेशेंट का एकदम से ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, और साथ में आपने मेडिसिन भी दे दी है पेशेंट को। अब जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ेगा, मेडिसिन अपना इफेक्ट शो करेगी, शुगर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये 2-3 चीजें याद रखो। एक क्या होता है कि ऐसे पेशेंट्स में रिस्क ऑफ वुंड इन्फेक्शन हो जाता है। अगर बाय चांस कोई वुंड हम लोग कोज करते हैं, नेचुरल वुंड नहीं, अगर आर्टिफिशियल वुंड अगर कोज किया जाता है, फॉर एग्जांपल कि लेप्रोटमी किया किसी पेशेंट को, लेप्रोटमी अगर हम लोग कर देते हैं, क्या होगा, क्या उसको जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर उसको पेशेंट को शुगर की प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो होता क्या है उस कंडीशन में, अगर शुगर की प्रॉब्लम है तो वहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे पैर हैं तो पेशेंट को एडवाइस करना है कि आपको बेयर फुट नहीं चलना है, नंगे पैर आप लोगों को मूव या वॉक नहीं करना है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या आती है कि आप लोग पेशेंट को एडवाइस करते हो कि शाम के टाइम किसकी मालिश करनी है, मसाज किसका करना है, कोकोनट ऑयल का क्या कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। पेशेंट को बोलना है कि कैसे सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन कैसे करना है। वहाँ पर पेशेंट को बताना है कि फ्रीक्वेंटली रोटेट करना है साइड्स को आफ्टर एवरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन। हर एक बार इंजेक्शन का एडमिनिस्टर करने के बाद क्या करना है, वहाँ से इंसुलिन की साइड को क्या करना है, रोटेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, पेशेंट को ये भी बताना है
कि आप लोग अपनी शुगर को क्या करते हो, उसकी चार्टिंग करनी है। अच्छा, शुगर के बाद और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है, डायबिटीज की वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है। ये सब चीज़ें आप लोग क्या करना है, मॉनिटर करना है। अगर किसी पेशेंट का शुगर की वजह से बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन होता है तो पेशेंट को क्या करना है, इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना है टू फॉर सर्वाइविंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट, अदरवाइज पेशेंट कैन लीड टू डेथ। ये आप लोगों की क्या होती है, नर्सिंग मैनेजमेंट होती है। अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है नर्सिंग मैनेजमेंट में, कोई पेशेंट डायबिटीज का पेशेंट है और वो गाड़ी ड्राइव करता है, वो क्या कर रहा है, कार ड्राइव कर रहा है, और उसने क्या किया कि फॉर एग्जांपल उसने सुबह 8 बजे खाना खाया, उसने कोई इंसुलिन की कोई ओरल ड्रग ली, उसने खाना खाने के 1 घंटे के बाद अगर वो ले लेता है, तो अगर उसको लंबे टाइम के लिए जाना है और उसको क्या होता है कि उसको लग रहा है कि उसका शुगर लेवल क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो एडवाइस कर सकते हो पेशेंट को अपने साथ क्या रखने के लिए, कैंडी को, शुगर कैंडी रखने के लिए एडवाइस कर सकते हो। हर टाइम नहीं खाना है कि खाते रहो, लेकिन शुगर कैंडी को क्या कर सकते हो, रख सकते हो। और पेशेंट को क्या बोल दिया जाता है कि आप लोग क्या करना है, शुगर के पाउच रख सकते हैं साथ में, और शुगर कैंडी को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक हॉस्पिटल में डियर स्टूडेंट्स ओरल हाइपोग्लाइसीमिक किट प्रेजेंट होती है। क्या होती है, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एक किट वहां पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अच्छा, उसमें क्या होते हैं, अगर किसी पेशेंट का शुगर क्या हो जाए, वैसे फार्मा का नहीं है ये पार्ट, ये मेडिकल सर्जिकल का पार्ट, लेकिन मैं छोटा सा बता देता हूँ। उसमें शुगर सैशेट रखे जाते हैं। क्या रखा जाता है वहां पर, शुगर सैशेट रखा जाता है, 5 से लेकर के 15 ग्राम तक के। अगर 5 के हैं तो कितने रखने होते हैं, 5 के हैं तो आप लोगों को 5 ग्राम के पाउच हैं तो 6 सैशेट रखने हैं। अगर 15 ग्राम के हैं तो 2 सैशे रखने हैं। 15 ग्राम के तो कितने सैशे रखने हैं, 2 सैशेट वहां पर आप लोगों को रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं, नेक्स्ट मैं आप लोगों को बोलूं, वहां पर एक क्या होता है, डेक्सट्रोज के भी क्या होते हैं, इंजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। डेक्सट्रोज के इंजेक्शन होते हैं, 50 ml का होता है, 25 ml होता है, 50% का हो सकता है, ठीक है। या फिर डेक्सट्रोज क्या हो सकता है, 25 ml 25% का भी हो सकता है। ये या फिर क्या हो सकता है, 25% जो डेक्सट्रोज है, 25% है, वो 50 ml में भी क्या हो सकता है, वहां पर प्रेजेंट हो सकता है। देखो, अगर क्या हो जाए, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, क्या हो जाए, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया अगर हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, तो इसका एंटीडोट क्या होगा आपके पास, इसका एंटीडोट हम लोग यूज करते हैं ग्लूकागोन। लेकिन एक चीज याद रखना, आजकल हॉस्पिटल में इसको यूज नहीं किया जाता है यार, मोस्टली इसको यूज नहीं किया जाता और बहुत कम यूज करते हैं आजकल इसको। लेकिन ज्यादातर क्या यूज करते हैं, ग्लूकागोन आई थिंक 5 ml का होता है, सॉरी 2 ml, क्या होता है ये 2 ml। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें ग्लूकागोन के बाद एंटीडोट की 2 ml की, दूसरा अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, इसके बाद क्या देते हैं, एड्रेनालिन। क्या करते हैं, एड्रेनालिन। एड्रेनालिन क्या करवाता है, मैंने आप लोगों को बताया था, हिपैटिक ग्लूकोजिनोलाइसिस, हिपैटिक ग्लूकोजिनोलाइसिस, ये मैंने आई थिंक आप लोगों को फार्मा में बताया था। हिपैटिक ग्लूकोजिनोलाइसिस की लीवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का क्या करवाएगा, ये ब्रेक डाउन करवाता है। ग्लाइकोजन का क्या करवाएगा, ब्रेक डाउन करवाएगा। अगर ये ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करवा देता है डियर स्टूडेंट, तो उसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, बॉडी में इंक्रीज हो सकता है। ये आप लोगों की क्या हो गई, एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने ओरल हाइपोग्लाइसीमिक किट के बारे में देख लिया कि ओरल सैशे होना, शुगर सैशे होना चाहिए, डेक्सट्रोज इंजेक्शन होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर कैनुला भी क्या होना चाहिए,
जो कैनुला है वो एवरी साइज के क्या होने चाहिए, प्रेजेंट हमारे पास होनी चाहिए। एवरी साइज क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। और एक इसमें क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए एवरी साइज यार, कैनुला जो है वो एवरी साइज का प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल की 14, 16, एक 17 का भी होता है, अगर किसी को पता हो तो 17 वाइट कलर का होता है, 18 ग्रीन का होता है। देखो 14 क्या होता है, ऑरेंज, 16 ग्रे कलर, 17 वाइट कलर, 18 ग्रीन कलर, 20 रेड कलर, 22 या इसको पिंक भी बोल सकते हो, 22 ब्लू, 24 येलो और 26 कैसा होता है, पर्पल कलर का क्या होता है हमारे पास प्रेजेंट होता है। ये आप लोग क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, आप लोगों का क्या होता है, अभी ये एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस क्या हो गई हैं पूरी यहाँ पर कंप्लीट होती।